हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। वेलकम टू नेट साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल। इसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ नेट रिलेटेड कंटेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोचेंगे हम अलग अलग कंटेंट्स यूनिट जो 10 यूनिट्स दी गई है उस 10 यूनिट्स के हिसाब से हम लोग ऑलरेडी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में ईस्टर्न साइकोलॉजी एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी भी पूरा किया है और साथ ही साथ सोशल साइकोलॉजी भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो उसको भी वीडियोस हम डे बाई डे या एटलीस्ट ट्वाइस इन ए डे हम लोग उसको रेगुलर वे में कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालिसिस किया, प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। जैसे कि आप 2020 का भी आपको मिलेगा एनालिसिस किया हुआ पेपर। और साथ ही साथ आपको इस बार जुलाई 12 का जो पेपर हुआ वो मेमोरी बेस्ड पेपर भी मैंने एनालिसिस किया है, जो कट ऑफ के बारे में भी मैंने बताया। हालांकि कट ऑफ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पेपर इस बार इजी होने की वजह से, थोड़ा सा मॉडरेट होने की वजह से थोड़ा सा मैंने उस चीज़ों को भी बात किया है। तो मुझे ऐसा भी लगा कि कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप यूजीसी नेट सिलेबस के भी मुझे बता दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को भी मुझे ग्रुप में पूछे थे। तो इसके लिए तो सिलेबस को थोड़ा समझना जरूरी है। कई बार हम सिलेबस नहीं पढ़ते, जो भी कुछ हम आगे किताब पढ़ने चले जाते हैं लेकिन सिलेबस को भूल जाते हैं। इसी वजह से पहले हम थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, पहला जो इम्पॉर्टेंट है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। और इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, वाई 2018 के बाद इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया। देखिए, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। देखिए, हम साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हैं। अगर हम यूजीसी नेट लिखने जा रहे हैं या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, हिस्ट्री डेवलपमेंट, कोई भी अपना सब्जेक्ट को हिस्ट्री होती है। वो एक कैसे इमर्ज हो के आ गया, ये साइकोलॉजी कैसे डिसिप्लिन बन गया, उस चीज़ को समझना जरूरी है। कई बार फैक्चुअल नॉलेज हमको पता नहीं होता, तो ये एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोगों में इस चीज़ को हम ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या करता है, देखिए, ईस्टर्न थॉट्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया। जैसे कि भगवत गीता है, भगवत गीता का इंपॉर्टेंस क्या है, भगवत गीता क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी है और उसके अलावा भी आपको भगवत गीता वन ऑफ द वाइड रीड बुक कहा जाता है, मैनुअल लाइफ कहा भी जाता है। तो हम लोग इसको स्पिरिचुअल बुक करके हमने बहुत दिन ऐसे रखा हुआ था, लेकिन वेस्टर्न लोगों ने गीता पढ़ के उसका इंपॉर्टेंस समझ चुका है। तो अब हम इंडिया साइकोलॉजिस्ट भी समझ चुके हैं कि भाई हम सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ के नहीं रहेंगे, तो ईस्टर्न थॉट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और उसके बाद बुद्धिज्म में ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो इंडियन का ही, हिंदुइज्म का ही पार्ट होके डेवलप होके एक अलग फिलॉसफी उन्होंने ये किया है। और आपको सब समझते होंगे बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, जो थेरापेटिक लेवल में अगर हम ले लें, माइंडफुलनेस की अगर हम बात करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमें अगर बात करें, जैसे सूफिज्म है, सूफिज्म की बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सूफिज्म हमारा एक इंडियन हिंदुइज्म एंड इस्लामिक का एक कॉम्बिनेशन है, एक कल्चरल। जिस तरह से हम एंशिएंट इंडिया में भक्ति मूवमेंट कहते हैं, उसी तरह से हम लोग सूफी मूवमेंट करके एक अर्ली मिडिवल इंडिया से शुरू हो गया। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल से हमने, और डे टू डे लाइफ हम ले सकते हैं कि माइनुद्दीन चिश्ती थे, निजामुद्दीन दरगाह हम देखते हैं, और अजमेर में जो दरगाह है, तो अलग चिश्ती स्कूल थे, अलग अलग औलिया करके स्कूल थे। एक इन्होंने कॉमन पीपल को बहुत साइकोलॉजी को समझते थे। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, किस लेवल तक लेके मतलब लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से वो डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के बारे में सूफी मूवमेंट में बात किया। और उसके बाद आती है इंटेग्रल योगा। अब इंटेग्रल योगा क्या होता है, इट इज ए सिंथेसिस ऑफ फिजिकल बॉडी एंड इंटेलेक्ट माइंड। तो फिजिकल बॉडी को और हमारा इंटेलेक्ट माइंड होती है, उसको कॉम्बिनेशन करके जो योगा बनती है वो इंटेग्रल योगा कहा जाता है। इसका प्रोफाउंडर है अरबिंदो, श्री अरबिंदो को इनका है। इसका भी कई बार हमने जिक्र करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन इसमें आ जाती है और हमको समझना जरूरी है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनने जा रहे हैं, तो हम इसको आज की जो इंपॉर्टेंस दी गई है कि ईस्टर्न थॉट्स को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको समझना जरूरी है। फैक्चुअल हो और कॉन्सेप्ट दोनों मिलकर हमको समझना जरूरी है। उसके साथ हमको पता एकेडमिक डेवलपमेंट हुआ है, जो यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स शुरू हुआ, फ्री इंडिपेंडेंस में कैसे थे, और आज़ाद होने के बाद हमने क्या क्या डिपार्टमेंट शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो डेवलप हुई थी 1916 में, मैसूर यूनिवर्सिटी जो हुआ था, निमांस फाउंडेशन हो गया किस तरीके से मेंटल हेल्थ के जो रिलेटेड। तो उसके अलावा उससे पहले अगर हम बात करें, मद्रास साइकोलॉजिकल सोसाइटी होती है, और कलकत्ता में ही डिपार्टमेंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है। इंडियन साइकोलॉजिकल जर्नल्स
भी होती है, तो उसका क्रोनोलॉजिकल इवेंट को थोड़ा ध्यान में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी साइकोलॉजी, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी साइकोलॉजी का भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट, उसमें देख के आपको समझ सकते हो। तो मेरा ये, अगर आपने सारे प्लेलिस्ट ये करेंगे तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर पता लगेगा कि वो चीज़ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम देख लें कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को हमने डिकेड्स वे में हम चले गया, तो 1950 से जो हमारा देश कुल मिला के 1947 में आज़ाद होने के बाद हम 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 और 2000 के आसपास। तो पहले तो हमको पता है धीरे धीरे हमारा डिपार्टमेंट समझ में आने लग गया, मतलब डेवलपमेंट और शुरू हो गया। कोलकाता हो गया, मैसूर हो गया, पटना यूनिवर्सिटी आ गया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आ गया जो डिपार्टमेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट आ गया। तो अलग अलग जामिया मिलिया इस्लामिया में डेवलपमेंट हो गया। तो कुल मिला के 1960 के आसपास हमारा देश में अलग अलग देश में डिपार्टमेंट डेवलपमेंट हो गया और अलग अलग स्पेशलाइजेशन फील्ड भी डेवलपमेंट हो गया। नॉट ओनली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बट आल्सो सोशल साइकोलॉजी, काउंसलिंग सेटिंग, जैसे पटना में अगर हम बात करें तो वहाँ पे काउंसलिंग्स का ये हुआ था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ओके, आजकल हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी तक भी पहुंच चुका है, साइबर साइकोलॉजी तक भी पहुंच चुका है। तो वो चीज़ है। और उसमें एक इश्यू आती है जैसे पैराडिग्मेटिक कंसर्न करके आती है, यानी कि आइडेंटिटी इश्यूज आ जाती है जब हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक होता है क्वेश्चन आता है इंडाइजेनेशन। तो इंडाइजेनेशन का मतलब होता है हमारा लोकल वे में हम डिस्कस करना। जो साइकोलॉजी डेवलप हुआ है, जो हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो उसी को पहले स्टडी करें, उस पॉपुलेशन सैंपल को लेके हम स्टडी करें। तो उसकी, अगर हमने अमेरिका में जो टेस्ट तैयार किया, वाशिंगटन या न्यू जर्सी में कोई टेस्ट तैयार किया उस पॉपुलेशन को, तो हम यहाँ पे इंडिया में अप्लाई कर रहे थे। अभी तक भी हमारा 19 अराउंड कुल मिला के 2000 तक भी हमारा जो भी साइकोलॉजी चल रहा था, कौन सा भी यूनिवर्सिटी, वो वेस्टर्न, अभी भी हम वेस्टर्न में ही है। लेकिन इस बार हमारा हम 30 to 40% हम कह सकते हैं बहुत कुछ इंडियन का डेवलपमेंट हो चुका है। तो तब तक हमारा मेन इशू था पैराडिग्मेटिक इश्यूज, यानी कि हमारा जो लोग बाहर विदेश में पढ़ के आके हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते थे, लेकिन उन इंडियन पॉपुलेशन को उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होते थे। तो इनको खुद समझ में आने लग गए कि भाई हम इंडियन पॉपुलेशन को इस तरह से स्टडी नहीं कर सकते, या हमारा हो यहाँ के हमारा पॉपुलेशन के बारे में समझ हो और हमारा पॉपुलेशन से सैंपल लिया हो और उसको हमने स्टडी किया हो, उसके टेस्ट का तैयारी किया हो, तो वो चीज़ हो सकती है। ये था। और उसके अलावा जैसे कॉलोनियल एनकाउंटर था, हम लोग को पता है कि कॉलोनियल एनकाउंटर में हम तो पॉवर्टी थे, हम तो डिपार्टमेंट वगैरह कोई शुरुआत ही नहीं होते, हायर एजुकेशन ही बिल्कुल मतलब बहुत पीछे हो चुका था हायर एजुकेशन। सो दैट इज़ द रीज़न। तो प्री इंडिपेंडेंस में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अब हम 2000 में हम बात कर रहे हैं, हम लोग नया बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ हमारे प्राइवेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया और काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी हो गया, और इसमें अलग अलग वे में इन्होंने कर रहे हैं। तो उसके अलावा हम वेस्टर्न साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इसको ऑलरेडी फेमिलियर है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हम जनरली 3 कैटेगरी में वेस्टर्न साइकोलॉजी को बांटते हैं। एक तो हमारा ग्रीक हेरिटेज हो गया, एक हमारा मिडिवल हेरिटेज हो गया और मॉडर्न पीरियड हो गया। अब देखिए ग्रीक हेरिटेज में तो आपको पता ही है, ज़्यादा हमारा नाम आता है हमारा दिमाग में अरिस्टोटल हो गया, प्लेटो की जो थॉट्स होते हैं, खास करके जो उसके अलावा भी बहुत लोग हैं, जैसे माइकल एंजेलो है, अलग अलग लोग हैं जो इसमें प्रभावित किया था। और उसके अलावा तो आपको मिडिवल पीरियड में, जैसे मिडिवल इसमें हमने कहते हैं, आपको पता है विच हंटर्स जो कॉन्सेप्ट आते थे, उसमें क्या क्या चर्च उस टाइम में ज़्यादा रोल था मिडिवल इसमें। तो मिडिवल में भी हम लोग धीरे धीरे समझने लगे कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। तो हम लोग सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से मेंटल ट्रीटमेंट को नहीं कर सकते। और मॉडर्न पीरियड में क्या हो गया, हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक सेपरेट रिहैबिलिटेशन के थ्रू हम लोग स्टडी करके उसको उसके बारे में ट्रीटमेंट करने का सोच आ गया। तो ये मॉडर्न में तो इस तरह से जो डेवलपमेंट होती है उसमें कुछ स्कूल्स भी हमको याद रखना। सब साइकोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको विशेष रूप से नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म है, आप लोग को सब पता है, और फंक्शनलिज्म है, और फंक्शनलिज्म के बारे में साइको एनालिटिकल स्कूल है और जेस्टाल्ट स्कूल है। जेस्टाल्ट स्कूल एक थेरेपेटिक स्कूल भी कहा जाता है, और एक जेस्टाल्ट एज ए साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को भी उसका रोल बहुत है। और बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म को तो बोलने की जरूरत नहीं है, बिहेवियरल थेरेपीज, क्लासिकल और ओपेरेंट कंडीशनिंग दोनों को इम्पॉर्टेंट है। एंड आल्सो कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग का भी लेटेंट लर्निंग हो गया, थ्रोन्डिके का थ्योरी हो गया, हॉल की थ्योरी हो गया। तो ये सारे चीज़ें कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल
लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडोरा हो गया, तो इसके बारे में हम बेसिक समझना होता है, क्योंकि इन थ्योरी को ही हम आगे पढ़ेंगे। इनको समझना क्यों जरूरी है? इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी को कोई भी बच्चा ठीक से पढ़ लेंगे तो वो समझ लीजिए वो आधा के आधा सिलेबस को समझ लेगा अच्छी तरह से, और आने का आपको पढ़ने का ईजी हो जाएगा। और उसके अलावा हम अगर देख ले, हाँ, एक तो पॉजिटिविज्म, अगर हम और एक बात लेके चलते जैसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, आफ्टर ऑल दैट ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल भी है और कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है। तो ह्यूमनिस्टिक को तो आपको पता ही है, जो हमने ज़्यादा खास करके कार्ल रोजर के बारे में, जैसे अब्राहम मास्लो का जो थ्योरी, साथ साथ कार्ल रोजर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के जो बात होती है उसको भी हम बात करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होती है, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में क्या होती है, बेसिकली हमको पता है जो थॉट प्रोसेस को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस से हमारा बिहेवियर को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब हमारा लाइफ को बहुत कुछ चेंजेस किए। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से आई हुई है। जो कंप्यूटर जो बनी हुई है वो कॉग्निटिव, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट लेके गया है। तो कॉग्निटिव थेरेपी भी डेवलपमेंट हो, चाहे आपको पता होगा कॉग्निटिव थेरेपी हुआ है, उसके बाद अभी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, दोनों को मिलके। पहले जो हिस्सा था हमारा कॉग्निटिव थेरेपी, जैसे अपने आरेनबर्ग के बारे में बात करते हैं, तो ये कॉग्निटिव थेरेपी का जो रोल है, जो इनकी थेरेपेटिक अप्रोच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉग्निटिव स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए उस चीज़ को। और उसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे अलग अलग कुछ फाउंडर है, जैसे आपके फ्रॉइड आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जो पायनियर है फ्रॉइड है। जैसे वो सबसे पहले तो वूंट आते हैं, जो विलियम वूंट आते हैं, जो साइकोलॉजी का जो सबसे फाउंडर हम कह सकते हैं। एक लैबोरेटरी उन्होंने फाउंडेशन किया था, वो तो सबको पता है। उसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड का तो कह रहे हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, जेम्स की भी है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखा हुआ है, जो बिहेवियरिज्म के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। और यस, इसके अलावा भी अगर हम देख लें, डिल्टे हैं, जो इशू उन्होंने पैराडिग्म के बारे में बहुत डिस्कस किया है, तो डिल्टे के बारे में भी हम डिस्कस देख सकते हैं। उसके बाद बहुत इश्यूज भी आती हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो लॉजिकल भी हमने एक पढ़ने का, यहाँ पे भी वेस्टर्न साइकोलॉजी में दो पॉइंट आते हैं। एक तो हम लॉजिकल वे में पढ़े एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को, और एक सोशल एस्पेक्ट में भी पढ़ लें। हमारा एक होता है कि भाई एक लॉजिकल इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग लेके जाते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च हम कहते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा इश्यू आ जाती है। तो ये साइकोलॉजी का इशू तो अब चल ही रहे, उसका हम लोग या तो हम लोग बिल्कुल एकदम साइंटिफिक वे में चले जाए साइकोलॉजी को स्टडी करना, या हम बिल्कुल ही ये नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म लोग क्या बोलते हैं, हर चीज़ को हम साइंटिफिकली स्टडी करें। और एक पोस्ट पॉजिटिविज्म ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हम साइंटिफिक नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना होता है, क्योंकि जो फेनोमेना होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो ये होता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, या पैराडिग्मेटिक कंसर्न्स होती है हम लोग। तो ये चीज़ को हमने समझ सकते हैं। और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पैराडिग्मेटिक जो इशू है, जैसे कि आप ओंटोलॉजी को हम समझना पड़ता है, एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है, और मेथोडोलॉजी क्या होती है। ये तीनों ऐसा जो कॉन्सेप्ट है जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज़ करते हैं, जो हमारा मेथड क्या है रिसर्च करने का, जो साइकोलॉजी को हम समझने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की डेट में, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारे चीज़ हो गया। जैसे पैराडिग्मेटिक कंट्रोवर्सी तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे हमारा पैराडिग्म, इंडियन कंटेक्स्ट में हम पैराडिग्म के बारे में बात करें तो हम भगवद गीता को भी किस तरह से साइंटिफिकली स्टडी करें, योगा को किस तरीके से हम लोग एज ए अप्रोच हम लोग शुरू कर ले, बुद्धिज्म को भी किस तरह से हम लोग एज ए थेरापेटिक वे में हम लोग स्टडी कर ले, यानी कि ऑब्जेक्टिवली एज मच एज पॉसिबल हम एटलीस्ट मेजर करने के ना होने के बावजूद भी हम लोग एक ऑब्जेक्टिव वे में इस लिटरेचर को, स्क्रिप्चर्स को हम यूटिलाइज करें। यही होता पैराडिग्मेटिक इश्यूज। वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ये था कि भाई हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाती है साइकोलॉजी में, तो उसमें हम क्या करें, जैसे खास करके पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को भी समझना होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए आपको आप लोगों में थोड़ा सा डिटेल हमने बात करना पड़ा। तो ये मेरा वीडियो को आप पूरा देखने से आपको आपके लिए बहुत क्लैरिटी होगा। इसी से रिलेटेड मैंने इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में पूरा डिटेल आपने बात किया है। तो अब इसी का ही इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी को आप देखना होगा। इसी से रिलेटेड पूरा इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी प्लेलिस्ट
मेरा ईस्टर्न थॉट्स और वेस्टर्न थॉट्स को बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा, उसको आप एंजॉय करेंगे और समझ भी लेंगे। और आने वाले वीडियो में मैं बहुत कुछ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलो माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।